हेलो गाइस, आज हम आपको सीबीएसई क्लास 12 अप्लाइड मैथ्स में चैप्टर नंबर 8 की एक्सरसाइज नंबर 8.6 करवाएंगे। 8.6 एक्सरसाइज हमारी एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में फोकस करती है। एप्लीकेशन का मतलब आपको इस पूरी एक्सरसाइज में वर्ड प्रॉब्लम करनी है। तो वर्ड प्रॉब्लम करनी है तो हमारी बुक में आप कह सकते हैं टोटल हमें 19 क्वेश्चन दिए हैं। ठीक है, तो टोटल 19 क्वेश्चन इस एक वीडियो में तो कंप्लीट नहीं हो पाएंगे। और आपको तो मेरा नेचर मालूम ही है, मैं आपको पहले आसान क्वेश्चन करवाऊंगा, फिर मुश्किल क्वेश्चन कराऊंगा, फिर उससे मुश्किल क्वेश्चन करवाऊंगा। तो मुझे लगता है कि हमें ये एक्सरसाइज करने में 2 वीडियो लगेंगी। ये वाली पहली वीडियो अभी आप देख रहे हैं, 1 घंटे के आसपास का वीडियो रहेगा। फिर दूसरे वाले वीडियो में इसके रिमेनिंग क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन मैं आपको सारे करवाऊंगा, मैंने बोला आपको 19 क्वेश्चन है, 19 के 19 क्वेश्चन करवाऊंगा, लेकिन अपने तरीके से कराऊंगा। जो आसान है वो पहले, जो मुश्किल है वो बाद में। तो बेसिक समझने के बाद फिर हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो क्या आप सब तैयार हैं? माय डियर स्टूडेंट्स, कमेंट सेक्शन में तुरंत बताइए क्या आप सब तैयार हैं। पहले बेसिक और फिर क्वेश्चन, और क्वेश्चन करेंगे मेरे अंदाज में, पहले आसान फिर मुश्किल। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सो माय डियर स्टूडेंट, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको एक मॉडल पढ़ना है जिसका नाम है ग्रोथ एंड डिके मॉडल। ग्रोथ एंड डिके मॉडल काफी आसान है, जैसा सिंपल सा नाम है वैसा ही सिंपल सा काम है। आप मान लो बैंक में गए, बैंक में जाके आपने मैनेजर को पैसे थमाए और जमा कर दिए पैसे। फिर अब 5 साल बाद गए, 5 साल बाद दोबारा बैंक में गए, तो आपका पैसा बताओ बढ़ा या घटा? ऑब्वियसली बात है, आपका पैसा बढ़ा। तो आपका मनी अकॉर्डिंग टू टाइम इंक्रीज हुआ। आप 5 साल बाद फिर से गए हैं, तो पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल, पांचवा साल, तो टाइम के अकॉर्डिंग आपका मनी इंक्रीज हुआ है। तो उसको बोलते हैं ग्रोथ मॉडल। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक पूरे वाटर बॉटल को ढक्कन ओपन करके, वाटर बॉटल को, ठीक है, ओपन बॉटल है, उसके अंदर पानी भरा और उसको धूप में रख दिया। जैसे जैसे समय बीतेगा, मुझे बताओ पानी का क्या हाल होगा? इवेपोरेट हो जाएगा? यस और नो? पानी का क्वांटिटी इवेपोरेट हो जाएगा, बिकॉज ऑफ आपने ढक्कन ओपन रखा हुआ है धूप में। तो इवेपोरेशन की वजह से पानी का क्वांटिटी रिड्यूस होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, बिकॉज ऑफ टाइम, अकॉर्डिंग टू टाइम। ठीक है, टाइम के हिसाब से, एकदम से चुटकी मार के कम नहीं हो जाएगा, धीरे धीरे करके समय लगेगा। तो अकॉर्डिंग टू टाइम जो वाटर है उसका क्वांटिटी कम हो गया है, तो वो डीके मॉडल है। तो क्वेश्चन को रीडिंग करके हमें जब फीलिंग आएगा भाई वैल्यू इंक्रीज हो रही है अकॉर्डिंग टू टाइम, तो उसको बोल देंगे ग्रोथ मॉडल। हमें क्वेश्चन को रीड करके फील आएगा, अरे ये तो इवेपोरेशन हो रहा है, डिक्रीजिंग हो रहा है, मेन वैल्यू डिक्रीज होता जा रहा है अकॉर्डिंग टू टाइम, तो उसको बोल देंगे डीके मॉडल। सिंपल सी बात है। ठीक है, समझ गए ना बात को? ग्रोथ मॉडल मेन वैल्यू में अकॉर्डिंग टू टाइम इंक्रीज होना, डीके मॉडल अकॉर्डिंग टू टाइम डिक्रीज होना। सिंपल सी बात है। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू टाइम है तो हम मान लेते हैं, ठीक है, हम मान लेते हैं इट विल बी रिटर्न एज डी वाई बाई डी टी। ठीक है भी, डी वाई बाई डी टी वाई में इंक्रीज हो रहा है, वाई में डिक्रीज हो रहा है। कौन डिक्रीज इंक्रीज कर रहा है? तो टाइम कर रहा है अकॉर्डिंग टू टाइम। ठीक है भाई, तो डी वाई बाई डी टी जो है अकॉर्डिंग टू टाइम से इंक्रीज और डिक्रीज होगा, तो किसी रेट के हिसाब से होगा। आप बैंक में गए, आपने बैंक में पैसा जमा करा, तो बैंक वाला आपको बताएगा ना कि अभी 2% हम आपको रेट देंगे, 4% देंगे, 6% देंगे, 1 साल का 3% देंगे, 3.5% देंगे, तो कुछ तो रेट होगा। तो डी वाई बाई डी टी जो है ये आइदर इंक्रीज और डिक्रीज होगा रेट के अकॉर्डिंग। तो वो रेट आपके क्वेश्चन में 2 टाइप के रहेंगे, आइदर कांस्टेंट रेट, ठीक है भाई, आइदर कांस्टेंट रेट बोला जाएगा, यानी कि 2% हो गया, 3% हो गया, 2.5% हो गया, 3.5% हो गया, 4% हो गया, तो कोई फिक्स कांस्टेंट है। तो इन डेट केस लिखेंगे आप डी वाई बाई डी टी इक्वल टू में जो रेट है, या तो वो हम यहाँ पे लिख देंगे 2% है 2% लिख देंगे, 3% 3% लिख देंगे। अभी मैं मान लेता हूँ वो कांस्टेंट रेट का वैल्यू के है, तो इस तरीके से। तो हमें अब इसको आगे इंटीग्रेशन का यूज करके सोल्व करना होगा। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में आपने वेरिएबल सेपरेबल मेथड पढ़ा है, तो यहाँ पे आपको वेरिएबल सेपरेबल मेथड का यूज करना है और इसको सोल्व करना है। सिंपल सी बात है। ठीक है, नाउ कांस्टेंट रेट नहीं हुआ तो क्या होगा? कांस्टेंट रेट नहीं हुआ तो प्रोपोर्शनल रेट होगा। ठीक है भाई, तो प्रोपोर्शनल रेट होगा, पी आर ओ, प्रोपोर्शनल, स्पेलिंग गलत हो गई ना, प्रोपोर्शनल रेट होगा। ठीक है भाई, कौन सा रेट होगा? प्रोपोर्शनल रेट होगा। प्रोपोर्शनल रेट का मतलब ऐसे होगा, डी वाई बाई डी टी जो है, ठीक है, वाई में चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है, बढ़ रहा है, डिक्रीज हो रहा है,
टाइम के हिसाब से, लेकिन वो प्रोपोर्शनल है। ठीक है, ये प्रोपोर्शनल का सिंबल है, तो ये प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनल किसके है? प्रोपोर्शनल के टाइम, प्रोपोर्शनल टाइम के है। जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैल्यू इंक्रीज हो रही है, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैल्यू डिक्रीज हो रही है, तो प्रोपोर्शनल रेट है। क्वेश्चन में लिखा आएगा, टेंशन नहीं लेनी है, क्वेश्चन में बिल्कुल मेंशन होगा कि प्रोपोर्शनल है। ठीक है भाई, तो प्रोपोर्शनल है, टाइम के डी बाई डी टी चेंज हो रहा है। तो ध्यान रखिएगा, जब भी प्रोपोर्शनल होगा तो प्रोपोर्शनल को पहले इक्वल टू में कन्वर्ट करना होगा, और प्रोपोर्शनल को इक्वल टू में कन्वर्ट करने के लिए आप डी वाई बाई डी टी तो लिखेंगे, यहाँ पे आपके पास सिंपल टी रहेगा। लेकिन जैसे ही प्रोपोर्शनल इक्वल टू में आएगा, ठीक है, ये वाला प्रोपोर्शनल जैसे ही इक्वल टू में आएगा, तो यहाँ पे आपको एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट ऐड करना पड़ेगा, जिसको हम हमेशा के माना करेंगे। ठीक है भाई, जिसको हम क्या माना करेंगे? के माना करेंगे। यानी कि वो है तो कांस्टेंट, लेकिन अपन को नहीं पता वो क्या है। क्वेश्चन के सिचुएशन के हिसाब से डिपेंड करेगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, क्वेश्चन में आपको कंडीशन दे रखा होगा, उस कंडीशन के हिसाब से हम ये फाइंड कर देंगे, भैया ये जो है के का वैल्यू है। बिल्कुल सिंपल। ठीक है, तो कांस्टेंट रेट में कांस्टेंट रेट गिवन होगा, 2%, 3%, 4% नहीं गिवन होगा तो हम के ले लेंगे। प्रोपोर्शनल रेट में पहले हम इस तरीके से लिखेंगे, प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल को डायरेक्ट सोल्व नहीं कर सकते, प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए हमें के ऐड करना पड़ेगा, तो इक्वल टू में के लगा करके क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। और सोल्व कैसे करेंगे? यूजिंग वेरिएबल सेपरेबल मेथड। इसके पहले मैंने आपको करवा दिया है वेरिएबल सेपरेबल मेथड, अगर नहीं देखा तो जाके पहले आप देख लो, सो दैट आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगी, फटाफट फटाफट वेरिएबल सेपरेबल मेथड हम क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हैं। बिकॉज अगर आपको वो मेथड नहीं आता होगा तो फिर आप ये क्वेश्चन, ये एक्सरसाइज आप नहीं कर पाओगे। तो छोटा सा रिक्वेस्ट है, पहले वेरिएबल सेपरेबल मेथड देख लो, 1 घंटे का वीडियो है, उसके बाद आप इसको देख लेना, सिंपल सी बात। कौन सी वीडियो भागी जा रही है ना? वीडियो तो अपलोडेड है, तो कहीं नहीं भागी जा रही। अगर आपको मेथड आता है तो आप इसको आगे कंटिन्यू करो, नहीं आता है तो पहले वाला मेथड जाके देख लो। ओके, तो देखिए क्वेश्चन करते हैं। देखिए पहला दूसरा क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, सबसे पहले दूसरा क्वेश्चन करेंगे। आप कहेंगे सर मस्ती कर रहे हो, पहला क्यों नहीं करेंगे? अरे यार पहला बाद में, ठीक है, पहला बाद में, मुझे आपका कंसेप्ट समझाना है, आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनवानी है, तो पहले दूसरा करेंगे, पहले को बाद में देखेंगे। ठीक है, तो देखो भाई दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? सरफेस एरिया ऑफ बैलून। भाई बैलून सरफेयर होता है ना, ऐसे करके, है ना, बैलून स्फेयर होता है, तो आपको यहाँ पे स्फेयर का कंसेप्ट अप्लाई करना है। ठीक है, क्वेश्चन में स्फेयर का कंसेप्ट अप्लाई करना है। तो भाई सरफेस एरिया बैलून का है, जैसे ही आप बैलून में हवा भर रहे हैं तो क्या हो रहा है? कांस्टेंट रेट से, मुझे बताओ क्या होगा अगर आप बैलून में हवा भरेंगे तो क्या होगा? टेल मी व्हाट विल हैपन। भाई बैलून फूलता जाएगा, बैलून के अंदर गैस भरती जाएगी, बैलून फूलता जाएगा, तो ये इंक्रीजिंग वाला क्वेश्चन है। सरफेस एरिया जो है इन्फ्लेशन की वजह से, उसके अंदर हवा भरने की वजह से बढ़ता जा रहा है। ठीक है अभी बढ़ता जा रहा है, और कैसे बढ़ रहा है? कांस्टेंट रेट से बढ़ रहा है, और वो कांस्टेंट रेट क्या है वो अपने को नहीं मालूम है, तो वो कांस्टेंट रेट हम इस क्वेश्चन में के मानेंगे। यानी कि हम नोट करेंगे भाई सरफेस एरिया ए है तो डी ए। ठीक है भाई, सरफेस एरिया ए है तो डी ए। भाई सरफेस एरिया ऑफ बैलून इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इसको इंक्रीज कौन कर रहा है? कैसे इंक्रीज हो रहा है? ड्यू टू टाइम, टाइम के हिसाब से हो रहा है। इसके अंदर हम हवा भरते जा रहे हैं, हवा भरते जा रहे हैं, हवा भरते जा रहे हैं, एरिया बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो बढ़ने का रेट क्या है? तो बढ़ने का रेट कांस्टेंट रेट है, कांस्टेंट यानी कि के है। तो इस तरीके से बिल्कुल सिंपल से अपने पास इक्वेशन आ गई। अब क्योंकि यहाँ पे एरिया है, ए फॉर एरिया है, तो यू नीड टू नो व्हाट इज द एरिया। ठीक है भाई, एरिया ऑफ स्फेयर क्या होता है? तो आप अपनी कॉपी में नोट कर लेना, एरिया ऑफ स्फेयर होता है सिंपल सा 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है भाई, क्या होता है? सिंपल सा 4 पाई r स्क्वायर होता है। तो 4 पाई r स्क्वायर हम इस क्वेश्चन में यूज करेंगे और क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। ठीक है, लेकिन पहले हम इसको हटा देते हैं। ठीक है भाई, अभी इसको हटा देते हैं, इसको शानदार तरीके से लिखते हैं, क्योंकि आपको एग्जाम में लिखना है, बढ़िया से लिखना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ पे आप लिखेंगे सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन में हम यहाँ पे लिखेंगे, हम एज्यूम कर रहे हैं सरफेस एरिया जो है, ठीक है भाई, सरफेस एरिया जो है बैलून का, ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ बैलून जो है वो क्या है? तो वो कुल मिलाकर के कैपिटल ए है। ठीक है भाई, और वो कैपिटल ए होता क्या है? तो कैपिटल ए होता है 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है भाई, वो क्या होता है? 4 पाई r स्क्वायर होता है। इसके बाद में हमें कांस्टेंट रेट को भी कुछ मानना पड़ेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे एंड कांस्टेंट रेट। ठीक है भाई, जो कांस्टेंट रेट है वो क्या है?
तो भाई जो कांस्टेंट रेट है हमारा, ठीक है, जो कांस्टेंट रेट है हमारा वो सिंपल सा के है। ठीक है भाई, हमने कांस्टेंट रेट के मान लिया, तो यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है भाई, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एरिया चेंज हो रहा है, तो डी ए आ गया। चेंज करने वाला फैक्टर टाइम है, टाइम के हिसाब से एरिया चेंज हो रहा है। कौन से रेट से चेंज होता है, तो भैया वो रेट वैल्यू सिंपल सी के है। ठीक है भाई, व्हाट इज द रेट वैल्यू, रेट वैल्यू सिंपल सी के है। ओके, तो अब आप यहाँ पे इस dt को यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, वेरिएबल सेपरेबल मेथड यूज करना है, तो dA इक्वल टू में k इंटू में dt आ गया। ठीक है, इसका भी इंटीग्रेशन, इसका भी इंटीग्रेशन। यू नो वेरी वेल इस dA के आगे 1 है। ठीक है भाई, dA के आगे 1 है, तो 1 का इंटीग्रेशन करना है a के रिस्पेक्ट पे। dA का मतलब है a वेरिएबल है ना। जैसे आप जब dx लिखते थे तो dx में x वेरिएबल होता था, तो यहाँ पे dA है तो a वेरिएबल है, तो 1 का इंटीग्रेशन करना है a वेरिएबल के हिसाब से, तो आंसर होगा 1 इंटू में वेरिएबल, जो वेरिएबल है वो आएगा, वेरिएबल a है तो यहाँ पे a आ गया, तो a इक्वल टू, यहाँ पे k है तो भैया k बिल्कुल सेम रहेगा, k के साथ में, यानी कि k कांस्टेंट ही है तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन करना है t वेरिएबल के हिसाब से, तो यहाँ पे kt आएगा, तो a इक्वल टू में kt प्लस में, ये इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है ना, दिस इज द इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, तो यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा, तो a इक्वल टू में kt प्लस में c। ठीक है भाई, a वैल्यू जो है वो kt प्लस में c है। अब a क्या है मेरे भाई, व्हाट इज a हेयर, तो a का वैल्यू 4 पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पे नोट कर देंगे भाई a का जो आंसर है वो है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू में kt प्लस में c। क्या आपको यहाँ तक कोई दिक्कत है, मुझे बताओ आप। ठीक है, 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू में kt प्लस में c, क्योंकि एरिया जो है वो 4 पाई आर स्क्वायर होता है। क्वेश्चन को आगे पढ़े, आइए आगे। क्वेश्चन कहता है इफ इनिशियली, भाई ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इफ इनिशियली, इनिशियली का मतलब जब आपने गुब्बारे में हवा भरनी स्टार्ट करी, जिस पॉइंट ऑफ टाइम में आपने हवा भरनी स्टार्ट करी, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे व्हाट इज द रेडियस, तो उस पर्टिकुलर टाइम पे रेडियस का वैल्यू 3 था। ठीक है भाई, जब आपने हवा भरना चालू करा तो वहां पर रेडियस 3 था, है ना। जैसे ही आपने गुब्बारा हाथ में पकड़ा तो देखा भी रेडियस तो 3 है। ठीक है, बैलून का रेडियस 3 है, तो इनिशियली का मतलब है जब टाइम 0 है। ठीक है भाई, इनिशियली का मतलब होता है जब टाइम का वैल्यू 0 है, जब आपने हवा भरनी चालू नहीं करी, तो जब हवा भरनी चालू नहीं करी, इनिशियली टाइम 0 था, तो इन दैट केस रेडियस का वैल्यू 3 है। ठीक है भाई, रेडियस का वैल्यू 3 है। इन दोनों वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो भाई 4 है, पाई है, साथ में 3 की होल पावर 2 है, इक्वल टू के सेम रहेगा, टी का वैल्यू 0 है, एडिंग में सी आएगा, 4 सेम रहेगा, पाई सेम रहेगा, 3 की पावर 2 9 होती है, इक्वल टू में 0 एडिंग सी है, इन दोनों को मल्टीप्लाई 36 इंटू पाई है, इक्वल टू में सी है, इसको अदर वे राउंड करके लिख देंगे, तो सी का वैल्यू 36 इंटू पाई है। ठीक है भाई, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी, सी का वैल्यू 36 इंटू पाई। अब आगे कंडीशन देखते हैं, एंड आफ्टर 2 सेकेंड, आपने 2 सेकेंड तक हवा भरी। ठीक है, उसके अंदर पंपिंग करी, हवा पंपिंग करी है 2 सेकेंड तक, तो जब 2 सेकेंड तक हवा पंपिंग करी तो रेडियस इंक्रीज कितनी होगी भैया, 5 यूनिट हो गई, तो यहाँ पे उसको नोट करेंगे अब। ठीक है, अब साथ में उसको नोट करेंगे, तो आप यहाँ पे इसको लिख सकते हैं, जब t का वैल्यू 2 हो गया, 2 सेकेंड तक हमने हवा भरा, तो जब 2 सेकेंड तक हवा भरा तो रेडियस कितना हो गया, तो कुल मिलाकर के रेडियस 5 हो गया। ठीक है भाई, जब t का वैल्यू 2 हो गया तो रेडियस हमारा 5 हो गया, तो बस अब इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो भाई 4 सेम रहेगा, पाई सेम रहेगा, r की जगह पे 5 का स्क्वायर इक्वल टू में k इंटू टी है, तो k के साथ में 2 आएगा, एडिशन साइन, वैल्यू ऑफ c आपने यहाँ पे फाइंड करी है 36 इंटू में पाई। ठीक है भाई, वैल्यू ऑफ सी हमने फाइंड करी है 36 इंटू पाई, चाहे तो हम इसको दूसरे कलर से लिख देते हैं। ठीक है, येलो कलर हमने करा है तो येलो कलर इसको कर देते हैं। ठीक है भाई, ये बात आप ध्यान रखिएगा, सी का वैल्यू हमने यहाँ पे कॉपी करा। ठीक है, अब क्या आपको फाइंड करना है इधर से। ठीक है, क्या आपको फाइंड करना है, तो पहले इसको सोल्व कर लो, 5 का स्क्वायर विल बी 25, यस और नो माय डियर स्टूडेंट, 5 का स्क्वायर विल बी कुल मिला के 25, 25 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 100 हो जाएगा, तो यहाँ पे आपके पास आएगा 100 पाई। ठीक है, 100 पाई, 36 यहाँ पे आके माइनस, तो माइनस में 36 इंटू पाई इक्वल टू में सिंपल सा 2 इंटू के, ये जो 2 इंटू के है इसको यहाँ पे लिख देते हैं, 2 इंटू के इक्वल टू 36, और 100 को माइनस ही तो करना है यार,
100 और 36 माइनस करेंगे 64 आ जाएगा। तो ये बन गया यहाँ पे 64 इंटू पाई। ठीक है भाई, कितना आ गया सिंपल सा 64 इंटू पाई आ गया। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ आ गया है। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। आपको के पता लगाना है, 264 को कट करके 32 कर देगा। ठीक है भाई, कितना कर देगा 32 कर देगा। तो आप लिख देंगे भाई के का आंसर है 32 मल्टीप्लाई बाय पाई। ठीक है भाई, व्हाट इज द आंसर ऑफ के? तो के का आंसर आ गया 32 इंटू पाई। सी वैल्यू भी आ गई है, के वैल्यू भी आ गई है। सी और के दोनों की दोनों वैल्यू को हम अपना यहाँ पे सब्सिट्यूट कर देंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे भैया 4 इंटू पाई सेम रहेगा, आर पावर 2 सेम रहेगा, इक्वल टू में के की वैल्यू है सिंपल सी 32 इंटू पाई, इसके साथ में टी सेम रहेगा, और सी का वैल्यू 36 इंटू पाई है, तो 36 इंटू पाई आ गया। ठीक है भाई, सी का वैल्यू के का वैल्यू हमने दोनों को यहाँ पे सब्सिट्यूट करा, तो वो इक्वेशन आ गई है। बिल्कुल ध्यान से देखो इसको यार, बिल्कुल ध्यान से देखो, वैल्यू कट हो रही है इसके अंदर, है ना, वैल्यू इसमें कट हो रही है। अगर आप इसको डिवाइड कर दो 4 इंटू पाई से, कोई दिक्कत नहीं है। इसको अगर हम डिवाइड कर दें 4 इंटू पाई से, कोई दिक्कत नहीं है। इसको अगर हम डिवाइड कर दें 4 इंटू पाई से, कोई दिक्कत नहीं है। 4 पाई से वैल्यू कट हो रही है, तो कट कर देंगे। ठीक है भाई, 4 4 कैंसिल, पाई पाई कैंसिल, आंसर आ गया आर पावर 2। पाई पाई कैंसिल, 4 1 जा 4 है, 4 8 जा 32 है, आंसर आ गया 8 मल्टीप्लाई बाय टी। पाई पाई कैंसिल है, 4 पे कैंसिल हो गया है 9 पे, तो आंसर बन गया सिंपल सा 9। तो आर पावर 2 का आंसर 8t प्लस में 9 है। ठीक है, आर पावर 2 का आंसर 80 प्लस में 9 है। यहाँ पे आर का वैल्यू फाइंड कर लो, बन जाएगा रूट ऑफ 8 इंटू टी प्लस में 9। ठीक है भाई, आर का वैल्यू है 8 इंटू टी प्लस में 9। क्वेश्चन कहता है आप इसमें रेडियस बताओ। ठीक है भाई, रेडियस बताओ आफ्टर टी सेकेंड्स, यानी कि इसका जो आंसर है, ठीक है, जो इसका आंसर है रेडियस का, फाइंड द रेडियस, तो रेडियस इक्वल टू में आफ्टर टी सेकेंड्स, तो जो भी आंसर बनेगा वहां पे टी प्रेजेंट रहेगा। तो यहाँ पे देखो प्रेजेंट है, आर का वैल्यू रूट ऑफ 8t प्लस में 9। सो दिस इज द सिंपल सा आंसर। जो क्वेश्चन में रेडियस ऑफ बैलून है वो कितना है टाइम के हिसाब से, तो वो 80 प्लस में 9 है। अब आप टाइम का वैल्यू 1 पुट करोगे तो आपके पास रेडियस आ जाएगा, टाइम 2 पुट करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, टाइम 5 पुट करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। टाइम 5 पुट करने का मतलब है 5 सेकंड तक आपने रेडियस पंप करा। ठीक है, उसके अंदर हवा पंप करा, तो 5 सेकंड तक हवा पंप करने से रेडियस कितना हो जाएगा वो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा, बिल्कुल सिंपल। लेकिन क्वेश्चन ने ऐसा बोला नहीं है, क्वेश्चन है क्या खाली टी सेकंड में बताओ, तो टी सेकंड के बाद में ये वाला आंसर रहेगा। ठीक है, 80 प्लस में 9, बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल आसान है। ऐसा ही क्वेश्चन आपको अगला करवाते हैं, देखो तीसरा नंबर। ठीक है भाई, तीसरा नंबर क्वेश्चन देखो, सरफेस एरिया ऑफ बैलून बीइंग इन्फ्लेटेड। ठीक है भाई, हवा भर रहे हैं, हवा भर रहे हैं, हवा भर रहे हैं, हवा भर रहे हैं, तो हवा भरने से हो क्या रहा है, सरफेस एरिया चेंज हो रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, और बढ़ने का रेट क्या है, तो प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनल किसके है, टाइम के है। ठीक है, प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल किसके है, टाइम के है। ठीक है, प्रोपोर्शनल टू टाइम, कांस्टेंट रेट नहीं है। ठीक है, यहाँ पे कांस्टेंट रेट था, यहाँ पे कैसा रेट है, प्रोपोर्शनल है, तो प्रोपोर्शनल टू टाइम है। अगर इनिशियली आप समझ गए भैया, जब हमने बैलून उठाया, बैलून को उठाया तो इसके अंदर कुछ रेडियस था, हवा नहीं भरा था, कुछ कुछ रेडियस था, तो वो रेडियस कितना था, 1 था। तो टाइम वैल्यू 0 पे, रेडियस वैल्यू 1 है, पहली कंडीशन है। ठीक है, एंड आफ्टर 1 सेकेंड, जैसे ही 1 सेकेंड आपने हवा भरा, थोड़ा सा 1 सेकेंड आपने हवा भरा, तो 1 सेकेंड में रेडियस चेंज होकर के 3 हो गया। तो रेडियस बताना है टी टाइम के बाद कितना होगा, है ना, यानी कि जो आंसर आएगा उसमें टी प्रेजेंट रहेगा। तो क्वेश्चन का आंसर इस तरीके से आपको नजर आएगा। ठीक है, आइए फटाफट तेजी में स्पीड में करते हैं इसको। ठीक है, स्पीड में करते हैं। यहाँ पे लिखना पड़ेगा पहले सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में हमें एज्यूम करना पड़ेगा सरफेस एरिया क्या है। ठीक है जी, तो सरफेस एरिया ऑफ बैलून। ठीक है भाई, सरफेस एरिया ऑफ बैलून, देखो भी मेरी स्पेलिंग्स मिस्टेक हो सकती है, आप फोकस करना समझने पे। ठीक है भाई, समझने पे फोकस करना, स्पेलिंग जो मेरे को नजर आएगी मैं करेक्ट कर दूंगा, जो गलत रह जाएगी वो आप अपने आप करेक्ट कर लेना। ठीक है, तो सरफेस एरिया ऑफ बैलून कितना होता है भैया, कैपिटल ए होता है। कैपिटल ए क्या होता है, तो 4 पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, ये हमने यहाँ पे नोट कर दिया। ठीक है, ये सिंपल सी बात आ गई। एंड यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सरफेस एरिया चेंज होता है, डी ए है, चेंज करने वाला फैक्टर टाइम है, जो रेट है वो प्रोपोर्शनल है माय डियर स्टूडेंट, रेट इज प्रोपोर्शनल। तो रेट इज प्रोपोर्शनल, रेट किसके प्रोपोर्शनल है भैया,
रेट इज टाइम के प्रोपोर्शनल है, ठीक है, टाइम के प्रोपोर्शनल है, तो यहाँ पे सिंपल से टी आ गया। विदाउट रिमूविंग द प्रोपोर्शनल सिंबल क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, तो आप इसे नोट करेंगे डी ए बाई डी टी, ठीक है भाई, डी ए बाई डी टी प्रोपोर्शनल होगा, इक्वल टू के साथ में के आएगा और टी तो बिल्कुल आना ही आना है। तो बस अब इसमें हमें वेरिएबल सेपरेबल मेथड का यूज करना है, ठीक है, वी नीड टू यूज हियर वेरिएबल सेपरेबल मेथड। तो ये आंसर बनेगा आपके पास में डी ए इक्वल टू में के इंटू टी इंटू डी टी, इसका भी इंटीग्रेशन, इसका भी इंटीग्रेशन, सिंपल सा डी ए है, सिंपल सा डी ए है, यानी कि इसके आगे वन है, तो वन का इंटीग्रेशन ए होता है इक्वल टू के सेम रहेगा, ठीक है भैया, के सेम रहेगा, टी का इंटीग्रेशन करना है टी के रिस्पेक्ट पे, यानी कि पावर रूल अप्लाई करेंगे। पावर रूल कहता है पावर में n प्लस वन करो, डिवाइड में भी n प्लस वन करो, तो यहाँ पे t की पावर वन है, अगर t पावर वन है तो आंसर बनेगा t पावर टू के डिनोमिनेटर में टू और साथ में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, ठीक है, तो ये आपके पास में आंसर आया है, ठीक है, दिस इज द आंसर, ये a का वैल्यू है। अब जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन में a का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करा था, आप यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, ठीक है, तो यहाँ पे आप उसको नोट करेंगे, a का वैल्यू 4 पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है, नोट किया हुआ है हमने, तो आंसर बना है 4 पाई आर स्क्वायर के इक्वल टू में k और t स्क्वायर सेम रहेगा, तो के टी स्क्वायर के डिनोमिनेटर में 2 के एडिशन में c, ये अपने पास में बढ़िया सी फर्स्ट क्लास इक्वेशन आ गई है। अब इस इक्वेशन में हमें दो कंडीशन अप्लाई करना है, जब टाइम 0 है तो रेडियस 1 है, जब टाइम 1 हुआ तो रेडियस 3 हो गया, ठीक है, तो दो कंडीशन है, दो अलग पेन से नोट कर लेते हैं। सबसे पहले इनिशियली टाइम वैल्यू 0 है, टाइम वैल्यू 0 पे रेडियस वैल्यू 1 है, सिंपल सी कंडीशन है, तो यहाँ पे आएगा 4 इंटू पाई के साथ में 1 की पावर 2 इक्वल टू में k सेम रहेगा, t का वैल्यू 0 है, पावर 2 है, डिवाइड बाय 2 है, एडिशन c है, ये सिंपल सी यहाँ पे 4 पाई है इक्वल टू में 0 है ना, 0 को चाहे डिवाइड करें मल्टीप्लाई करें आंसर 0 रहेगा, तो 0 प्लस में c है, 0 प्लस में c है, c की वैल्यू सिंपल सी 4 पाई है, ठीक है भाई, व्हाट इज द आंसर ऑफ c, तो c का आंसर आ गया सिंपल सा 4 पाई, बिल्कुल आसान, कोई दिक्कत ही नहीं है यार। आगे बढ़ेंगे, ठीक है, आगे बढ़ेंगे और नोट करेंगे जब टाइम का वैल्यू 1 है, तो जब टाइम का वैल्यू 1 है तो रेडियस कितना है, क्वेश्चन कहता है रेडियस 3 है, बिल्कुल सिंपल, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 इंटू पाई इंटू में 3 की होल पावर 2 इक्वल टू के सेम रहेगा, टाइम का वैल्यू 1 है, पावर 2 है, डिवाइड बाय 2 है, एडिशन साइन, ये सी का वैल्यू है सिंपल सा 4 पाई, यहाँ पे 3 का स्क्वायर करेंगे 9 होता है, इतनी सिंपल सिंपल कैलकुलेशन हम कर सकते हैं, 3 का स्क्वायर 9 है, 9 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 36 है, तो यहाँ पे सिंपल आ गया 36 इंटू पाई इक्वल टू 1 की पावर 2 1 रहती है, सिंपल सा k बाई 2 आ गया, k बाई 2 में एडिंग करेंगे सिंपल सी 4 पाई, ये सिंपल सी 4 पाई यहाँ पे आके और सिंपल हो जाएगी, यानी कि माइनस हो जाएगी, तो आप आगे नोट करेंगे, ठीक है, आप आगे नोट करेंगे सिंपल k बाई 2 है, k बाई 2 के इक्वल टू में 36 इंटू पाई है, माइनस में 4 इंटू पाई है, तो भाई k बाई 2 का टोटल आंसर 32 मल्टीप्लाई पाई है, यानी कि k का आंसर 32 इंटू में पाई इंटू में 2 है, 32 को 2 से करेंगे तो 64 इंटू पाई है, ये k का वैल्यू है, ठीक है भाई, दिस इज द वैल्यू ऑफ k। आपके पास में c का वैल्यू भी है, k का वैल्यू भी है, दोनों वैल्यू को हम इस ग्रीन इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है, तो आप आगे नोट करेंगे भाई 4 है, पाई है, r पावर 2 है इक्वल टू k की वैल्यू आपने फाइंड करी है 64 पाई, तो 64 इंटू में पाई है, पाई के साथ में t पावर 2 है, डिनोमिनेटर में 2 है, एडिंग साइन, वैल्यू ऑफ c आपने 4 पाई फाइंड करी है तो 4 पाई आ गया, बिल्कुल सिंपल है, क्या दिक्कत है इसके अंदर मुझे बताओ आप, कोई दिक्कत है, k का वैल्यू c का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करा, सिंपल हमने नोट करा, ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये 2 1 2 है, यहाँ पे 2 32 आ जाएगा, ठीक है, तो आंसर बनेगा 4 इंटू पाई इंटू आर पावर 2 इक्वल टू में 32 इंटू में पाई इंटू में t पावर 2 एडिशन में 4 इंटू में पाई, ठीक है, पूरी की पूरी कंप्लीट इक्वेशन 4 पाई से डिवाइड होती है, यहाँ पे हमने 4 पाई से डिवाइड करा, इसको भी हमने 4 पाई से डिवाइड करा, इसको भी हमने 4 पाई से डिवाइड करा, यहाँ पे पाई पाई कैंसिल हो गया, 4 4 कैंसिल हो गया, पाई पाई कैंसिल हो गया, 4 4 कैंसिल हो गया, पाई पाई कैंसिल हो गया, 4 1 जा 4 है, 4 8 जा 32 है, तो आंसर है r पावर 2 के इक्वल टू में 8 इंटू में t स्क्वायर प्लस 1, ठीक है भाई,
कितना आंसर है, आर स्क्वायर इक्वल टू में 80 स्क्वायर प्लस 1, बट दिस इज द वैल्यू ऑफ आर स्क्वायर। आपको बताना था रेडियस का वैल्यू, ठीक है। रेडियस का वैल्यू क्या है, तो माय डियर स्टूडेंट रेडियस का वैल्यू डिग्री 2 वहां पे जाके रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो रूट ऑफ 8t स्क्वायर प्लस 1 इज द आंसर, ठीक है भाई। रेडियस कितना है, तो रेडियस है 8t स्क्वायर प्लस 1। अब आप मुझे बताइए इससे आसान कुछ हो सकता है भाई? इन क्वेश्चन से आसान क्वेश्चन कुछ हो सकता है? आपको हमने वेरिएबल सेपरेबल मेथड भी सिखाया हुआ है, इंटीग्रेशन भी सिखाया हुआ है। बस आगे दो कंडीशन है तो सब्स्टिट्यूट करनी है, कौन सी बड़ी बात है, फटाफट 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 सब्स्टिट्यूट हो जाएगी और क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, है ना। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, ठीक, आगे बढ़ेंगे, ये वाला करेंगे, ठीक है। आगे देखो कौन सा नंबर है, 19। आप कहेंगे हो सर सीधा 19? यार कितनी बार बोलूं भाई, कितनी बार बोलूं, बेसिक से एडवांस चलना है, बेसिक से एडवांस। ऐसे नहीं पढ़ना कि भैया पहला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन कोई अलग कंसेप्ट का आ गया। तो पहले एक जैसे कंसेप्ट के क्वेश्चन निपटाते हैं, है ना, बेसिक पहले निपटाते हैं, फिर बाद में दूसरे करेंगे। करवाऊंगा सारे, टेंशन मत लो आप, ठीक है, करवाऊंगा सारे क्वेश्चन, टेंशन नहीं लेना है, लेकिन अपने तरीके से करवाऊंगा। तो 19 नंबर करेंगे अब हम, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है आपको भाई, एज्यूम डैट ए स्फेरिकल रेन ड्रॉप, स्फेरिकल रेन ड्रॉप, पानी की बूंद, पानी के बूंद का शेप कैसा है, तो रेन ड्रॉप का शेप स्फेरिकल है, स्फेयर शेप का है, ठीक है। तो स्फेरिकल रेन ड्रॉप इवापोरेट हो रही है, जो मैंने आपको वो वाटर वाला एग्जांपल दिया था ना, सनलाइट की वजह से पानी इवेपोरेट होता जा रहा है, तो यहाँ पे रेन ड्रॉप इवेपोरेट होती जा रही है, रेन ड्रॉप का क्वांटिटी कम होता जा रहा है, ठीक है। एंड जब क्वांटिटी कम हो रहा है तो वहां पे वॉल्यूम अप्लाई होता है, ठीक है। एक गिलास में पानी कितना आएगा, तो गिलास की क्वांटिटी की बात हो रही है ना, कितना पानी आएगा, 2 लीटर आएगा, 3 लीटर आएगा, 4 लीटर आएगा, 5 लीटर आएगा, तो क्वांटिटी की बात होती है, तो वहां पे वॉल्यूम कंसेप्ट यूज होता है। तो यहाँ पे आपको वॉल्यूम कंसेप्ट यूज करना है। तो भाई वॉल्यूम इवेपोरेट होती जा रही है, क्वांटिटी कम होती जा रही है, और वो कम होने का रेट क्या है, ठीक है, कम होने का रेट क्या है, तो प्रोपोर्शनल है इसके सरफेस एरिया के। ओ माय गॉड, इस वाले क्वेश्चन में एरिया का भी यूज करना है, वॉल्यूम का भी यूज करना है। जो वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज है, जो वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज यानी कि वॉल्यूम का जो डिक्रीजिंग रेट है, इवेपोरेशन हो रही है, वॉल्यूम का जो डिक्रीजिंग रेट है वो प्रोपोर्शनल है सरफेस एरिया के। यानी कुछ इस तरीके से वॉल्यूम में चेंज होता है, वॉल्यूम में चेंज टाइम करता है, ये प्रोपोर्शनल है। किसके प्रोपोर्शनल है, सरफेस एरिया एस के, एस या फिर ए मान सकते हैं आप, ठीक है, ए के प्रोपोर्शनल है, ठीक है। आया ना इसके अंदर एक मजेदार क्वेश्चन, है ना। पहले आपने ये दोनों क्वेश्चन करे, बिल्कुल सिंपल सिंपल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन इसमें वॉल्यूम चेंज होती है, डिक्रीज होती है, कैसे, प्रोपोर्शनली, प्रोपोर्शनल किसके, एरिया के, सिंपल एकदम, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल है। आइए पहले ये कंडीशन बना लेते हैं, ठीक है, पहले ये वाली कंडीशन हम बना लेते हैं, फिर बाद में आगे वाला रीडिंग करके इसको कर लेंगे, ठीक है। तो सॉल्यूशन में हम नोट करेंगे, ठीक है, सॉल्यूशन में हम नोट करेंगे, हमें वॉल्यूम भी चाहिए, एरिया भी चाहिए। तो यहाँ पे हम एज्यूम करेंगे, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ, ठीक है भाई, वॉल्यूम ऑफ रेन ड्रॉप लिख देते हैं सिंपल, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ रेन ड्रॉप, जो रेन ड्रॉप का वॉल्यूम है वो क्या है, तो भाई वॉल्यूम तो सिंपल सा 4/3 πr³ होता है, ठीक है। और उससे पहले यहाँ पे लिख दो वो v है, ठीक है भाई, क्या है, v है। तो v इक्वल टू में सिंपल सी 4/3 में πr³, ठीक है, बिल्कुल सिंपल वॉल्यूम ये होती है। और इसके साथ में एरिया एंड सरफेस एरिया, ठीक है भाई, सरफेस एरिया क्या है, तो सरफेस एरिया ऑफ रेन ड्रॉप, ठीक है अभी रेन ड्रॉप के बारे में बातें हो रही हैं, तो रेन ड्रॉप का सरफेस एरिया अभी इसके पहले के दो क्वेश्चन में लिखा है आपने 4πr² होता है, ठीक है भाई। तो ये दोनों चीजें आ गई। इसके बाद में आप यहाँ पे मेंशन करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैंने बताया भाई वॉल्यूम में इवेपोरेशन हो रही है, तो dv आ गया, डिवाइड बाय टाइम आ गया dt। ये प्रोपोर्शनल है, किसके प्रोपोर्शनल है भैया, प्रोपोर्शनल है सरफेस एरिया के, ठीक है भाई, प्रोपोर्शनल है अपने सरफेस एरिया के। हमने यहाँ पे लिखा नहीं यार, क्या कर रहा हूँ मैं गाइस, क्या करवा रहा हूँ, यहाँ पे a आएगा ना भाई, यहाँ पे पहले a आएगा इधर, उसके बाद में वो फॉर्मूला आएगा। तो सरफेस एरिया a है, और फिर a का जो आंसर है वो ये है, ठीक है भाई, ए का आंसर ये है इस तरीके से, ठीक है।
तो वॉल्यूम में चेंज होता है, टाइम चेंज कर रहा है, और कैसे चेंज होता है, प्रोपोर्शनल है ए के, ठीक है, एरिया के है। तो आप यहाँ पे पहले प्रोपोर्शनल हटाओगे, है ना, तो लिखोगे इसको डीवी बाई डी, है ना, डीवी के डिनोमिनेटर में dt आएगा, इसके ये जो प्रोपोर्शनल है वो इक्वल टू में आएगा, और प्रोपोर्शनल इक्वल टू में आके साथ में k आएगा, k के साथ में a आएगा, ठीक है भाई। k के इक्वल टू में कितना आएगा भाई, k के इक्वल टू में a आएगा। नाउ आपने यहाँ पे लिखा ना, वॉल्यूम ये है, एरिया ये है, दोनों को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, ठीक है भाई, दोनों को यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो आप यहाँ पे इसको लिखेंगे भाई d बाई dt है, ठीक है भाई, d बाई dt है, साथ में वॉल्यूम है 4 डिवाइड बाई 3 इंटू में पाई आर क्यूब, इक्वल टू में k सेम है, और एरिया का वैल्यू 4 इंटू पाई आर स्क्वायर है। आप कहेंगे सर बहुत गलत बात है, सर बहुत गलत बात है, आपने पहले के क्वेश्चन में क्यों नहीं करा, यहाँ पे क्यों नहीं करा भाई, यहाँ पे क्यों नहीं करा, यहाँ पे वॉल्यूम, यहाँ पे फॉर्मूला क्यों नहीं पुट करा। देखो भाई, अगर यहाँ फॉर्मूला पुट होता तो क्या ये फॉर्मूला इस k को कट कर पाता, टेल मी ना, सोच के बताओ, आराम से सोचो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप सीख रहे हो ना, सीखो। क्या ये एरिया, ठीक है, ये A4 एरिया इस K को कट कर पाता, नहीं कर पाता। इस वाले क्वेश्चन में भी यहाँ पे देखो, क्या ये एरिया K और T में से किसी वैल्यू को कट करता, नहीं करता। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में देखो, ये जो वॉल्यूम वॉल्यूम वाली ये वैल्यू है वो एरिया को कट कर देगा, R और R कट कर देगा, 4 पाई कट कर देगा, यस और नो। तो डेट इज वाई हम यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, ठीक है, सिर्फ यही रीजन है माय डियर स्टूडेंट, और कोई रीजन नहीं है, ठीक है। अगर यहाँ पे वैल्यू कट नहीं हो रही होती तो हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं करते। तो आइए इनको अब कट कर दो, ठीक है, ये 4 और 4 कट होता है, पाई और पाई कट होता है, ये r पावर 2 जो है r पावर 3 को कट करके यहाँ पे r कर देगा। तो इसको सिंप्लीफिकेशन आप लिखोगे d बाई dt है, ठीक है, d बाई dt है, एक तो यहाँ पे r रिमेनिंग है, डिनोमिनेटर में 3 है, और इक्वल टू में सिंपल सा k है, 3 को वहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे रहेगा आपके पास में dr इक्वल टू में k तो है ही है, ये वाला 3 और dt दोनों यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, तो 3 आ गया और साथ में dt आ गया। बेसिकली k और 3 को आप लिख सकते हैं 3k, है ना, इन दोनों को आप लिख सकते हैं 3k, तो यहाँ पे लिख देंगे 3 इंटू में k। तो भाई डी आर इक्वल टू में 3k dt, इसको सोल्व करना है, ठीक है भाई, डी आर इक्वल टू में 3k dt इसे सोल्व करना है। ये बात आप ध्यान रखना, वॉल्यूम और एरिया को वी कैन सब्स्टिट्यूट, इसको कटपिट किया जा सकता है, तो कटपिट किया जा सकता है, तो वैल्यू हमने यहाँ पे नोट करी, कटपिट करा, ये वाला आंसर आ गया। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, ठीक है भाई, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन, यहाँ पे इंटीग्रेशन, आर छोटा सा रेडियस है, रेडियस का इंटीग्रेशन करना है, यहाँ पे 1 है, 1, ठीक है, 1 का इंटीग्रेशन आर के रिस्पेक्ट पे आर हो जाएगा, इक्वल टू में 3 इंटू में के सेम रहेगा, और t का इंटीग्रेशन है भैया, कांस्टेंट के साथ में वेरिएबल आता है, तो यहाँ पे t आएगा, एडिशन में c, दिस इज द सिंपल इक्वेशन, ठीक है भाई, ये हमारे क्वेश्चन की सिंपल सी इक्वेशन है, रेडियस r इक्वल टू में 3kt प्लस में c, ठीक है भाई, रेडियस r इक्वल टू में 3kt प्लस में c। आइए अब क्वेश्चन को आगे पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन कहता था, अगर ओरिजिनली रेडियस 3 mm है, भाई ओरिजिनल का मतलब क्या है मेरे स्टूडेंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओरिजिनल, ओरिजिनल का मतलब स्टार्टिंग में, ठीक है, ओरिजिनल का मतलब स्टार्टिंग में, इनिशियली, तो यहाँ पे नोट करो इनिशियल वाली स्टेटमेंट, ठीक है, इनिशियली यानी कि जब टाइम का वैल्यू 0 है, ठीक है, जब टाइम का वैल्यू 0 है तो रेडियस का वैल्यू जो है वो 3 है, यूनिट बाद में लगा लेंगे, अभी सिंपल लिख देंगे, रेडियस वैल्यू 3 mm 3 है, टाइम वैल्यू 0 है, यहाँ पे नोट करेंगे रेडियस वैल्यू 3 है, इक्वल टू में 3 इंटू के है, टाइम का वैल्यू 0 है, एडिंग में c है, ये पूरा प्रॉपर 0 हो जाएगा, 0 में एडिशन c है, इक्वल टू में 3 है, यानी कि c की वैल्यू 3 है, ठीक है भाई। व्हाट इज द आंसर ऑफ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, सिंपल सा 3, बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए आपको। सेकंड कंडीशन रीड करते हैं। सेकंड कहता है 1 आवर लेटर, 1 घंटे के बाद इवेपोरेशन हुआ, इवेपोरेशन हुआ, इवेपोरेशन हुआ, तो 1 घंटे के बाद रेडियस कम होकर के 2 mm हो गया, ठीक है, रेडियस 2 mm हो गया, कम हो गया, तो यहाँ पे नोट करेंगे भाई, जब t का वैल्यू 1 हो गया है तो रेडियस का वैल्यू 2 हो गया है, ठीक है ना। देखो यहाँ पे आपको समझ आ रहा है, रेडियस पहले 3 है, कम हो गया, डिक्रीजिंग रेट है, कम हो गया तो रेडियस कम हो गया, 2 हो गया, सिंपल एकदम,
ठीक है। तो यहाँ पर नोट करो, रेडियस का वैल्यू 2 है, इक्वल टू में 3 इंटू के इंटू में 1 है, एडिशन में सी का वैल्यू सिंपल सा 3 है। तो भाई 2 के इक्वल टू में 3 इंटू के है, एडिशन में 3 है, ये छुट्टा सा 3 यहाँ पे आके माइनस होगा, 2 माइनस 3 के इक्वल टू में 3 इंटू के है, यानी कि 3 इंटू के का आंसर -1, तो कह सकते हैं के का वैल्यू -1/3। ठीक है भाई, के का वैल्यू माय डियर स्टूडेंट कितना है, -1/3 है। तो सी वैल्यू आ गई, के वैल्यू आ गई, दोनों की दोनों वैल्यू को यहाँ पे नोट कर देंगे और फाइनल आंसर कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है भाई, समझ पा रहे हो बात को? तो लिख दो यहाँ पे भाई रेडियस आर इक्वल टू में, ठीक है, 3 इंटू के, तो 3 सेम है, के का वैल्यू -1/3 है, एंड टी सेम है, एडिशन व्हाट इज द सी हेयर, तो सी वैल्यू 3 है। ठीक है भाई, सी वैल्यू 3 है तो यहाँ पे 3 आ गया। अब आप यहाँ पे देखिए, ये 3 और 3 कट हो गया। ठीक है भाई, 3 और 3 कट हो गया, तो रेडियस आर इक्वल टू में -1 को टी से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस में टी है, एडिंग में 3 है। माइनस को आगे लिखना सही नहीं लगता यार, ठीक है, माइनस को आगे लिखना सही नहीं लगता, तो इसको सही दिखाने के लिए 3 को आगे कर लेंगे, टी को पीछे कर देंगे, दिस इज द आंसर। ठीक है भाई, रेडियस कितना है, 3 माइनस में टी है। ठीक है भाई, व्हाट इज द रेडियस, 3 माइनस टी, यही पूछा था ना इन्होंने आपसे। देखो, फाइंड द एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन का मतलब इक्वेशन बताओ। ठीक है, एक्सप्रेशन का मतलब होता है इक्वेशन बताओ, उस इक्वेशन में क्या होना चाहिए, रेडियस का आंसर होना चाहिए। ठीक है, रेन ड्रॉप की रेडियस का आंसर होना चाहिए किसी भी टाइम पर, यानी कि आंसर टाइम फैक्टर में आएगा। तो हमने पता किया भाई रेडियस का आंसर 3 माइनस टी है। ठीक है भाई, रेडियस का आंसर कितना है, 3 माइनस टी है। उम्मीद करता हूँ कहानी आपको समझ आई है। ठीक है, मैंने अभी तक आपको 3 क्वेश्चन करवाए हैं। ठीक है ना, एक ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कांस्टेंट रेट है। ये वाला क्वेश्चन प्रोपोर्शनल रेट है, बिल्कुल सिंपल, कोई परेशानी नहीं। तीसरा क्वेश्चन ये वाला, जहां पे हमने देखा कि भाई अगर इक्वल टू में दोनों वैल्यू कट होने वाली हैं तो उन्हें कट कर सकते हैं। बाकी तो हमने सिंपल सोल्व करा, बाकी तो हमने सिंपल सोल्व करा, कोई दिक्कत वाली परेशानी नहीं है ना। तो आप इसको देखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है भाई, ये वाला क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, यहाँ से आप कह सकते हैं टाइप चेंज हो गया। ठीक है, यहाँ से ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन आ गया, इसके पहले जो है ये वाले दूसरे टाइप के क्वेश्चन थे। ठीक है, यानी कि ये तीनों क्वेश्चन टाइप नंबर 1 है, ये वाला क्वेश्चन टाइप नंबर 2 है। आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। ठीक है, टाइप 1 बिल्कुल 3 क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन, यहाँ से टाइप 2 क्वेश्चन। ठीक है भाई, नोट करते जाओ, बाद में रिवीजन करने में आसानी रहेगी कि करण सर ने डिफरेंशियल इक्वेशन के ग्रोथ डीके मॉडल में इतने टाइप के क्वेश्चन कराए हैं, ये अलग अलग टाइप है, इन्हें रिवाइज करना, बात खत्म, सिंपल एकदम, है ना। तो लिख लेना, ये टाइप नंबर 2 है, पहले के 3 क्वेश्चन टाइप नंबर 1 थे। लेकिन जहां तक मैं सोच पा रहा हूं, आप इस क्वेश्चन में डायरेक्ट इक्वेशन बना नहीं पाओगे। तो एक काम करते हैं, इससे पहले हम ये वाला करते हैं। ठीक है, इसमें जल्दी फटाफट स्पीड से इक्वेशन बन जाएगी, समझ आ जाएगा आपको। तो ये वाला क्वेश्चन हम पहले करेंगे और 4 वाला क्वेश्चन हम बाद में करेंगे। ठीक है, याद है ना, पहले बेसिक फिर एडवांस। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन आपको कहता है, सपोज आप मान लीजिए एक पॉपुलेशन ग्रो होती है एट द रेट प्रोपोर्शनल टू नंबर प्रेजेंट। ठीक है, ये स्टेटमेंट वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, आपको ये मानना है पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट प्रोपोर्शनल है नंबर प्रेजेंट के। नंबर प्रेजेंट का मतलब है किसी पर्टिकुलर टाइम पे जितना नंबर ऑफ पॉपुलेशन प्रेजेंट होता है उसके ही प्रोपोर्शनल कर दोगे तो उस रेट से प्रोपोर्शन मतलब पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। ठीक है भाई, पॉपुलेशन का ग्रोइंग रेट क्या है, तो पॉपुलेशन का ग्रोइंग रेट प्रोपोर्शनल है उसी की नंबर प्रेजेंट के। जितना नंबर एक पर्टिकुलर टाइम पर प्रेजेंट रहता है उसी का प्रोपोर्शनल हम कर देंगे, तो वो ग्रोइंग रेट है पॉपुलेशन का। तो आप यहाँ पे सॉल्यूशन में नोट करेंगे। ठीक है, आप फटाफट तेजी में स्पीड में पॉपुलेशन के लिए यहाँ पे नोट करेंगे। हम एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, लेट कैपिटल पी। ठीक है, ये जो क्वेश्चन कह रहा है भाई नंबर प्रेजेंट जो होता है तो वो क्या होता है, तो मैंने मान लिया वो पी होता है। तो लेट कैपिटल पी बी नंबर ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, मैं यहाँ पे एन ओ डॉट लिख रहा हूँ, एग्जाम में आपको पूरा लिखना है। ठीक है, तो लेट कैपिटल पी बी नंबर ऑफ पॉपुलेशन। जो कैपिटल पी है वो नंबर ऑफ पॉपुलेशन है, और कौन सी पॉपुलेशन है, जो किसी पर्टिकुलर टाइम पे प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो एट एनी टाइम टी। ठीक है, एट एनी टाइम टी का मतलब है किसी पर्टिकुलर टाइम टी पर जो नंबर ऑफ पॉपुलेशन प्रेजेंट होती है वो पी है। ठीक है भाई,
तो आगे अब आप नोट करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ने कहा है डीपी बाय डीटी पॉपुलेशन का ग्रोइंग रेट डीपी बाय डीटी प्रोपोर्शनल है। माय डियर स्टूडेंट किसके प्रोपोर्शनल है? टेल मी किसके प्रोपोर्शनल है? उसी के नंबर प्रेजेंट के प्रोपोर्शनल है। तो कितना नंबर प्रेजेंट होता है? पी नंबर प्रेजेंट होता है, तो प्रोपोर्शनल है पी के, ठीक है भाई, प्रोपोर्शनल है पी के, ठीक है। तो डीपी बाय डीटी प्रोपोर्शनल है पी के। फिर आप यहाँ पे नोट करेंगे डीपी बाय डीटी, ठीक है भाई, डीपी बाय डीटी प्रोपोर्शनल को हटाएंगे इक्वल टू आएगा, साथ में के आएगा, ठीक है। प्रोपोर्शनल का मतलब इक्वल टू के, और यहाँ पे ऐसे पी आ गया। तो इसे हमें अब वेरिएबल सेपरेबल मेथड का यूज करके सोल्व करना है, ठीक है भाई। हमें यहाँ पर वेरिएबल सेपरेबल मेथड का यूज करना है और क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो कैसे सोल्व करेंगे? जो dt है वो ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये बन जाएगा k मल्टीप्लाई बाय dt। p को डिवाइड में लेके आ जाएंगे, तो dp के डिनोमिनेटर में p, इसका भी इंटीग्रेशन, इसका भी इंटीग्रेशन, dp बाय p यानी कि 1/x। माय डियर स्टूडेंट dp बाय p का मतलब 1/x, 1/x का आंसर log x होता है ना। तो log x के इक्वल टू में k के साथ में t आ जाएगा, एडिशन में c हो जाएगा। तो log x का वैल्यू जो है वो kt प्लस में c है, ठीक है भाई। व्हाट इज द आंसर ऑफ log x? तो log x का आंसर kt प्लस में c। तो इस इक्वेशन में हमें अब आगे दी हुई जो कंडीशन है वो सब्स्टिट्यूट करनी है, ठीक है। तो ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन कहता है एक सिटी का पॉपुलेशन, ठीक है, if the population of the city doubles in 25 year, oh my god my dear student, डबल हो गई है, डबल डबल। अगर सिर्फ एक ही पर्सन किसी सिटी में था तो 25 ईयर्स में डबल हो गया है। या कह सकते हैं अगर 10 था तो 10 का डबल हो गया है, 10 का डबल 20 हो गया है। तो हमने यहाँ पे माना हुआ है कि जो पी था वो किसी पर्टिकुलर टाइम पे पॉपुलेशन था ना। किसी पर्टिकुलर टाइम पे आप चेक करोगे तो जो पॉपुलेशन होती है वो पी होती है। लेकिन आपको क्वेश्चन में दिया गया भैया 25 सालों में डबल हो गया, ठीक है, 25 सालों में डबल हो गया। तो 25 सालों में डबल होने का मतलब है स्टार्टिंग वैल्यू कुछ ना कुछ रही होगी। तो जो भी स्टार्टिंग वैल्यू रही होगी उस स्टार्टिंग वैल्यू का डबल हो गया, ठीक है, ट्वाइस हो गया, ठीक है, उस स्टार्टिंग वैल्यू का ट्वाइस हो गया। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में आपको स्टार्टिंग वैल्यू नहीं दिया हुआ। आप कहेंगे सर बकवास बाजी कर रहे हो। अबे भाई यहाँ देखो, इधर देखो, यहाँ पे इस क्वेश्चन में देखो, ये लिखा था ना इनिशियली, ठीक है, ये इनिशियली स्टार्टिंग में जब टाइम वैल्यू 0 है तो कितना टोटल वैल्यू है, तो वो दिया हुआ था यहाँ पे। इस वाले क्वेश्चन में देखो आप यहाँ पे, ठीक है, इनिशियली इसमें दिया हुआ था आपको, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन में देखो आप इधर, यहाँ पे देखो, यहाँ लिखा होगा ओरिजिनली, ठीक है, यानी कि स्टार्टिंग में इतना था, इसमें दिया हुआ था। लेकिन मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे स्टार्टिंग की वैल्यू कहाँ पे है भाई? क्वेश्चन कह रहा है डबल हो गया, 25 सालों में डबल हो गया। तो डबल तो तब होगा ना जब स्टार्टिंग में कुछ होगा। तो स्टार्टिंग में आपको यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो इसका मतलब ये है स्टार्टिंग वैल्यू भी आपको यहाँ पे एज्यूम करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे लिखेंगे एंड इनिशियली यानी कि स्टार्टिंग वैल्यू, ठीक है भाई, एंड इनिशियली इट इज, स्टार्टिंग वैल्यू कितना था? तो स्टार्टिंग वैल्यू P0 था, ठीक है भाई। आपकी बुक्स में हमेशा P बेस 0 करके नोट करते हैं, तो स्टार्टिंग कितना था? स्टार्टिंग P0 था, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे इसको आगे सोल्व कर सकते हैं। हम यहाँ पे नोट करेंगे जब टाइम का वैल्यू 0, भाई जब टाइम का वैल्यू 0 तो किसी पर्टिकुलर टाइम पर नंबर ऑफ पॉपुलेशन P कितना है? तो वो नंबर ऑफ पॉपुलेशन P0 है, ठीक है भाई। जब स्टार्टिंग वैल्यू T वैल्यू 0 है तो कैपिटल P किसी पर्टिकुलर टाइम पर जो नंबर ऑफ पॉपुलेशन है वो कितनी है? तो वो P0 है, ठीक है भाई। तो P इक्वल टू P0 है, टाइम का वैल्यू 0 है, इसे यहाँ पे नोट करेंगे। तो आंसर विल बी लोगैरिथम ऑफ P0 के इक्वल टू में ये K सेम रहेगा, K के साथ में 0 एडिंग में C आएगा, इनका मल्टीप्लाई 0 रहेगा, तो 0 एडिंग में C इक्वल टू में log P0 है, ठीक है भी, log P0 है। 0 और C ऐड करेंगे तो C के इक्वल टू में log P0 आ गया भाई, ठीक है। C का वैल्यू कितना है माय डियर स्टूडेंट? तो C का वैल्यू है log ऑफ P0। अगली कंडीशन ये वाली यूज करेंगे, डबल हो गई है 25 सालों में, ठीक है भाई, डबल हो गई है 25 सालों में, यानी कि टाइम आपको दिया हुआ 25, ठीक है, टाइम दिया हुआ 25 और डबल हो गया, यानी कि किसी पर्टिकुलर टाइम पर जो P का वैल्यू है वो डबल हो चुका है, तो 2P0 हो चुका है, ठीक है भाई। कितना हो चुका है माय डियर स्टूडेंट? 2P0 हो चुका है। अगर वो 2P0 हो चुका है तो फिर यहाँ पे नोट करना है, तो दिस इज लॉगरिथम ऑफ 2P0, ठीक है।
लोगैरिथम ऑफ 2p0 के इक्वल टू में के आंसर कहाँ पे भैया, के आंसर हम पता करेंगे तो के इंटू में 25 है, ठीक है भाई, के इंटू 25 है, ध्यान से देखना ये 25 है ये वाला, ठीक है, क्या कर दिया मैंने यार, ठीक है, सिंपल तरीके से नोट करो 25 है, ठीक है, के इंटू 25 है, और साथ में सी वैल्यू आपको मालूम है log p0 है, ठीक है, सी वाली वैल्यू जो है वो log ऑफ p0 है। तो बस अब यहाँ से पता करना है के क्या है, और यहाँ पे पता करने के लिए आप ध्यान से देखो ये वाला वैल्यू इस तरफ आकर माइनस हो जाएगा, है ना, माइनस हो जाएगा तो हम उसको यहाँ पे नोट करते हैं। भाई सिंपल सा अपने को log 2p0 तो दिया ही हुआ है, माइनस करना है log p0, ठीक है अभी log p0 में माइनस करना है, 25 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 25 इंटू के हो जाएगा, तो 25 के का वैल्यू इसके इक्वल है। अब यहाँ पे आपको डेरिवेटिव में मैंने लोगैरिथम के फॉर्मूले बताए थे कि log m में अगर माइनस करते हैं log n, ठीक है, लोगैरिथम डिफरेंशिएशन है, log m और log n माइनस होता है तो आप इसको डिवाइड करते हो, ठीक है, log m डिवाइड बाय n करते हो, तो यहाँ पे आपको वही डिवाइड करना है, 2p0 को p0 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो आगे आप यहाँ पे नोट करेंगे जो भाई 25 इंटू के है इसका आंसर है कुल मिलाकर के लोगैरिथम ऑफ 2p0 के डिनोमिनेटर में p0, ठीक है, p0 कैंसिल, तो 25 इंटू के का आंसर सिंपल सा log 2 है, ठीक है भाई, व्हाट इज द 25 के, तो 25 के है log 2, और यहाँ पे क्वेश्चन में कहीं पे भी आपको log 2 गिवन नहीं है, ठीक है, एक बार बुक में चेक कर लूं, क्या पता बुक में दे रखा हो, है ना, क्वेश्चन का आंसर गड़बड़ हो, इससे बेटर है कि पहले चेक कर लिया जाए, है ना भाई, क्वेश्चन में चेक कर लिया जाए तो क्वेश्चन में नहीं गिवन है, ठीक है, नहीं गिवन है, ओके, क्वेश्चन में गिवन नहीं है, सिंपल ऐसे ही है, मतलब वैल्यू गिवन नहीं है, सिंपल ऐसे ही है, ठीक है। तो आप यहाँ पे के का वैल्यू फाइंड कर दो कि जो के का आंसर है बन जाएगा log 2 बाय 25, ठीक है, log 2 की वैल्यू को 25 से डिवाइड करेंगे तो डेट विल बी द आंसर ऑफ के, तो के का वैल्यू है, सी का वैल्यू है, दोनों की दोनों वैल्यू को यहाँ पे नोट कर लेते हैं और साथ में क्वेश्चन को आगे रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है इन हाउ मेनी ईयर्स, इसका मतलब टी बताना है माय स्टूडेंट, इन हाउ मेनी ईयर्स कितने साल लगेंगे, 30 साल, 35 साल, 40 साल, 50 साल, कितने साल लगेंगे, तो टी बताना है। टी की कंडीशन क्या है, पॉपुलेशन को ट्रिपल होने में, भाई जैसे यहाँ पे पॉपुलेशन डबल हुई है तो अब आपको पॉपुलेशन ट्रिपल करनी है, ठीक है भाई, 3 गुना पॉपुलेशन करनी है, तो भाई अगर 3 गुना पॉपुलेशन करनी है तो आप यहाँ पे आगे नोट करेंगे, बिल्कुल सिंपल सी बात, भाई टी के आगे क्वेश्चन मार्क, टी हमें पता करना है, साथ में क्वेश्चन की डिमांड है पी का आंसर 3 गुना हो जाना चाहिए, 3p0 हो जाना चाहिए, ठीक है भाई, स्टार्टिंग से 3 गुना तो 3p0 हो जाना चाहिए। तो अब आप यहाँ पे लिखेंगे भाई लॉग सिंपल है, लॉग के साथ में x की वैल्यू पे, ठीक है, ये x है, क्या है, x को लिखा हुआ है यहाँ पे p आएगा, क्या करवा रहे हो भाई माय डियर स्टूडेंट, आप क्या करवा रहे हो मुझसे आज हैं, यहाँ पे क्या आएगा, इसको हटाओ यहाँ से, इधर p आएगा, p log x नहीं आएगा, ठीक है, मैंने आपको समझाने के लिए बताया होगा कि 1/x log x होता है, लेकिन यहाँ पे तो 1/p है ना, तो log p आएगा ये, ठीक है, दिस इज द log p, ठीक है, बाकी का आगे पूरा सोल्यूशन बिल्कुल करेक्ट है। अब आप यहाँ पे नोट कर दो कि ये log 3p0 है, ठीक है, p की जगह पे कितना आंसर आ गया, 3p0 आ गया, तो log ऑफ 3p0 के इक्वल टू में k कहाँ पर है, k ये वाला है, तो भाई log 2 है, log 2 के डिनोमिनेटर में 25 है, इसके साथ में t का वैल्यू पता करना है, एडिंग, व्हाट इज द c वैल्यू, तो c वैल्यू सिंपल सी log ऑफ p0 है, तो बस इस इक्वेशन को यूज करके हमें पता लगाना है व्हाट इज द आंसर ऑफ t, और आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, ये प्लस यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा, तो आप इसको यहाँ पे इस तरीके से नोट करो भाई log 3p0 है, ठीक है, log 3p0 है, माइनस कर देंगे सिंपल सा log ऑफ p0, और यहाँ पे रहेगा ये वाला वैल्यू यानी कि log 2 है, log 2 के डिनोमिनेटर में 25 है और इसके साथ में t है, ठीक है भाई, सिंपल वैल्यू है, इन दोनों को ये वाली कंडीशन अप्लाई कर देंगे, माइनस से डिवाइड हो जाएगा, तो लोगैरिथम ऑफ विद इन ब्रैकेट 3p0 को हम डिवाइड कर देंगे p0 से, p0 कैंसिल, तो आंसर बन गया है log 3, ठीक है भाई, कितना आंसर बना है, सिंपल सिंपल log 3, अगर ये सिंपल log 3 है यहाँ पे ये सेम रहेगा, यहाँ पे आप नोट करेंगे log 2 है, log 2 के डिनोमिनेटर में 25 है और इसके साथ में सिंपल सा t है,
ठीक है भाई। log 2 के डिनोमिनेटर में 25 इंटू टी की वैल्यू ये है, तो व्हाट इज द आंसर ऑफ टी? आसान है। ये जो log 2 है डिवाइड हो जाएगा log 3 से, है ना। log 2 का वैल्यू log 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे आप नोट कर देंगे। ठीक है, छोटी सी बात के लिए अगले पेज पे क्या जाना, यहीं पे हम नोट कर देते हैं कि भाई जो टी का आंसर है वो log 2 तो रहेगा ही रहेगा, log 2 को डिवाइड कर देंगे log 3 से। ठीक है भी, log 2 को डिवाइड करेंगे log 3 से, जो 25 डिवाइड में बैठा हुआ है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है भाई, 25 जो डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे आप इसे नोट करेंगे, दिस इज 25। ठीक है भाई, 25 इंटू में log 2 बाय log 3, ये है हमारे टी का आंसर। ठीक है भाई, कितना समय लगेगा? इतना समय लगेगा। आप कहेंगे सर बड़ा अजीब सा आंसर है, होने दो माय स्टूडेंट, क्या फर्क पड़ता है? अगर अजीब सा आंसर है तो होने दो, टेंशन मत लीजिए, यू डोंट नीड टू टेक टेंशन एट ऑल। ये आंसर है, यही आंसर रहेगा, सिंपल एकदम। अब क्वेश्चन में आपको यहाँ पे गिवन थोड़ी है कि log 2 ये यूज करना है, log 3 ये यूज करना है। अगर गिवन होता यहाँ पे सब्सिट्यूट करते, डिवाइड करते, मल्टीप्लाई करते, पूरा सॉल्व करते, लेकिन गिवन नहीं है तो बस नहीं है, बात खत्म हो गई। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है भाई, तो जब भी ऐसे पॉपुलेशन वाले क्वेश्चन आएंगे तो पॉपुलेशन वाले क्वेश्चन में ये वाली कंडीशन हिडन रहती है। ठीक है भाई, ये वाली कंडीशन हिडन रहती है। आपको क्वेश्चन में गिवन हो ना गिवन हो, आपको यहाँ पे इसी तरीके से बनाना है। डेफिनेटली है प्रोपोर्शनल रेट, कांस्टेंट रेट के बारे में दे रखा होगा, लेकिन डीपी बाय डीटी के बराबर में पी तो आएगा ही आएगा। ठीक है भाई, डीपी बाय डीटी के बराबर में पी तो आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हमेशा इसी तरीके से सोल्व होगा, क्योंकि ग्रोथ मॉडल है ना यार, ग्रोथ मॉडल, डिके मॉडल हमेशा ही इसी तरीके से बनेगा। तो dp बाय dt के बराबर में p तो आना ही आना है, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, तो अब आप जरा ये वाला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे कहीं पे ना वो स्टेटमेंट नहीं दे रखी थी। ठीक है, ये वाली जो स्टेटमेंट है, सपोज ए पॉपुलेशन ग्रो, ये वाला आंसर, ये वाला वैल्यू आपको यहाँ पे नहीं दिया हुआ था। सिर्फ आपको सिंपल सी बात बोली हुई है इस क्वेश्चन ने कि जो ग्रोथ रेट है वो 2% है। ठीक है भाई, जो ग्रोथ रेट है वो 2% है, यानी कि ये कॉन्स्टेंट रेट का क्वेश्चन है। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन है? कांस्टेंट रेट का क्वेश्चन है। तो जो हमने इस वाले क्वेश्चन में इक्वल टू के माना था, वो इस वाले क्वेश्चन में इक्वल टू में 2% आ जाएगा, बाकी सेम रहेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इस बात को कॉपी में नोट कर लो, अभी के अभी तुरंत बेसिस पे नोट करो कि भाई पॉपुलेशन वाले क्वेश्चन में ये स्टेटमेंट हिडन रहती है। ठीक है, ये वाली स्टेटमेंट हिडन रहती है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे, 100% ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो आइए फटाफट इसको सॉल्व करते हैं। एंड समझा तो मैंने दिया ही है आपको कि कांस्टेंट रेट 2% है, तो यहाँ पे लिख देते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में हम एज्यूम कर रहे हैं जो कैपिटल P है। ठीक है, जो कैपिटल P है वो नंबर ऑफ पॉपुलेशन है। ठीक है भाई, कैपिटल P नंबर ऑफ पॉपुलेशन ऐसे नहीं लिखना, इसको सही से लिखते हैं नंबर ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, प्रेजेंट एट एनी टाइम। ठीक है भाई, प्रेजेंट एट एनी टाइम, किसी पर्टिकुलर टाइम पर जो नंबर ऑफ पॉपुलेशन प्रेजेंट होती है वो कितनी है? T है। ठीक है, इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे, यहाँ पे मैंने इसको गड़बड़ कर दिया है। ठीक है, P के साथ में यहाँ पे B आएगा। ठीक है, लेट कैपिटल P B, फिर इस तरीके से ये वाला आंसर आएगा। तो इसको अब यहाँ पे ऐसे इधर कर देते हैं। ठीक है, तो ओके, इस तरीके से बढ़िया शानदार तरीके से नोट करेंगे। ठीक है, लेट कैपिटल P बी द नंबर ऑफ पॉपुलेशन प्रेजेंट एट एनी टाइम T। ठीक है, अब जरा क्वेश्चन को रीड करके बताओ, स्टार्टिंग वैल्यू गिवन है आपको, फाइंड क्या करना है उसे छोड़ दो, क्या स्टार्टिंग वैल्यू गिवन है? डू यू गिवन द स्टार्टिंग वैल्यू? स्टार्टिंग कितना था? नहीं, स्टार्टिंग नहीं दिया हुआ क्वेश्चन ने, है ना। स्टार्टिंग वैल्यू नहीं दिया हुआ तो स्टार्टिंग भी आपको यहाँ पे मानना पड़ेगा। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे इधर आने के बाद स्टार्टिंग वैल्यू माना था ना, तो यहाँ पे आपको पहले ही आपने चेक कर लिया स्टार्टिंग तो है ही नहीं, तो नहीं है तो उसको एज्यूम कर लो, सिंपल। ठीक है, यहाँ पे लिख दो एंड इनिशियली, है ना, इनिशियली का मतलब स्टार्टिंग में। ठीक है भाई, एंड इनिशियली स्टार्टिंग में इट इज, स्टार्टिंग में कितना था? तो स्टार्टिंग में P0 था। ठीक है भाई, स्टार्टिंग में P0 था, तो बस अब हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, इस वाली स्टेटमेंट हमने यहाँ पे नोट कर ली है, इनका यूज करके हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे नोट करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है भाई, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन dp डिवाइडेड बाय dt जो है उसका रेट 2% है। 2% आ गया यहाँ पे, तो 2% किसका रहेगा? 2% p का रहेगा, जितनी नंबर ऑफ पॉपुलेशन प्रेजेंट होती है उसका 2% करेंगे, वो ग्रोथ रेट दिया हुआ है। तो dp बाय dt जो है, ठीक है भाई,
डीपी बाई dt जो है 2% का मतलब है 0.02, ठीक है भाई। 2/100 आएगा ना, तो 2/100 का मतलब है 0.02, इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है भाई। 2/100 का मतलब है 0.02, साथ में आएगा यहाँ पे p। क्रॉस मल्टीप्लाई करना है हमारे डियर स्टूडेंट, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो dp के डिनोमिनेटर में p आएगा, इक्वल टू में 0.02 के साथ में dt आएगा। इसका भी इंटीग्रेशन, इसका भी इंटीग्रेशन, 1/x का इंटीग्रेशन log x, तो 1/p का आंसर log p, ठीक है भाई। 1/x log x होता है, तो 1/p जो है वो log p हो जाएगा, इक्वल टू में ये बन जाएगा 0.02 मल्टीप्लाई बाई t, है ना, t वेरिएबल है तो t आ गया, और इसके साथ में c वैल्यू आ गया। ये हमारा इक्वेशन है, ठीक है। दिस इज द सिंपल सा इक्वेशन। तो इस सिंपल सी इक्वेशन को हमें अब आगे सॉल्व करना है, ठीक है भाई। सिंपल सी इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है, तो आपको क्वेश्चन कहता है इनिशियली p0 है, आगे क्या फाइंड करना है वो बाद में देखेंगे, अभी इनिशियली वाली सब्स्टिट्यूशन करो। इनिशियली जो है वो आपको मालूम है p0 है, यानी कि जब टाइम का वैल्यू 0 था तब हमारा नंबर ऑफ पॉपुलेशन p0 था, वेरी वेरी सिंपल। तो आगे आप लिख देंगे log p0 है, log p0 के इक्वल टू में 0.02 मल्टीप्लाई बाय 0 है, एडिशन में c है, दोनों को मल्टीप्लाई करके एडिंग करेंगे तो 0 प्लस में c रहेगा, इक्वल टू में log p0 रहेगा, वेरी सिंपल। यानी कि c का जो आंसर है वो log p0 आ गया, ठीक है भाई। व्हाट इज द आंसर ऑफ c? तो c का आंसर है log ऑफ p0। अब क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है हाउ डज लॉन्ग इट टेक, कितना समय लगेगा भाई, हाउ डज इट टेक, कितना टाइम लगाओगे, t वैल्यू बतानी है, ठीक है भाई। हाउ लॉन्ग डज इट टेक का मतलब है t के आगे क्वेश्चन मार्क, t बताना है, तो t बताना है। और t बताने के लिए क्या कहते हैं, फॉर द पॉपुलेशन डबल इटसेल्फ, डबल कितने समय में हो जाएगी ये आपको बताना है, ठीक है। डबल का मतलब क्या होता है भैया, ट्वाइस होता है ना, दो गुना करना है, दो गुना, ट्वाइस, ठीक है। तो यहाँ पे आप नोट करेंगे, ठीक है, आप यहाँ पे नोट करेंगे कि आपको पता लगाना है t का आंसर कितना है, ठीक है। t के आगे क्वेश्चन मार्क, t का आंसर कितना है, और क्वेश्चन की कंडीशन है भाई जो पॉपुलेशन है वो स्टार्टिंग से 2p0 हो जानी चाहिए, ठीक है, स्टार्टिंग का डबल हो जाना चाहिए, स्टार्टिंग से 2p0 हो जानी चाहिए। तो आप आगे नोट करेंगे लोगैरिथम है, लोगैरिथम के साथ में 2p0 है, ठीक है, log 2p0 है, log 2p0 के इक्वल टू में 0.02 मल्टीप्लाई t है जो हम पता करेंगे, ठीक है, और इसके एडिशन में c वैल्यू सिंपल सी log p0 है, ठीक है भाई। ये वाला आंसर c है, तो दिस इज द सिंपल log p0। ये log p0 जो है वो यहाँ पे आके माइनस, तो log 2p0 है, ठीक है भाई, log 2p0 है, माइनस कर देंगे log p0 को, ओके। log p0 इक्वल टू में, देखो भी मेरे को लगता नहीं है कि इसका आगे कहीं पे कुछ यूज होगा, तो डेसिमल रिमूव कर देते हैं। दिस इज 2 डिवाइड बाय 100, 2/100 के साथ में t है, ये 2 1 जा 2 है, 2 5 जा 10 है, 0 का 0 है, तो 1/50 बेसिकली है, ठीक है भाई। 1/50 लिख दें इसको, है भाई, 1/50 है ना, ये 1/50 लिख देते हैं इसको बिना मतलब, है ना। तो दिस इज 1 डिवाइड बाय 50 मल्टीप्लाई बाय t, ओके। यहाँ पे डिवाइड रूल अप्लाई करेंगे, तो log ऑफ अंडर ब्रैकेट है 2p0 है, डिवाइड में p0 है, ब्रैकेट क्लोज, इक्वल टू में 1 डिवाइड बाय 50 है, साथ में t है, ये p0 कैंसिल, रिमेनिंग है log 2। तो log 2 के इक्वल टू में 1 डिवाइड बाय 50 इंटू में t, 50 यहाँ मल्टीप्लाई, तो t का जो आंसर है 50 मल्टीप्लाई बाय log 2 है, ठीक है भाई। कितना है, 50 मल्टीप्लाई log 2। अगर क्वेश्चन में कहीं पे आपको log 2 दिया होता तो उसको 50 से मल्टीप्लाई करते हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाता। अभी हमें गिवन नहीं है तो इसको 50 log 2 करके लिख देंगे, ठीक है भाई। कैसे लिख देंगे इसको, 50 log 2 करके लिख देंगे, बिल्कुल ध्यान से केयरफुल तरीके के साथ, ठीक है भाई, बिल्कुल ध्यान से केयरफुल तरीके के साथ लिख देंगे। तो t का आंसर जो है वो 50 log 2 है, ठीक है भाई। कितना है, 50 log 2 है, दिस इज द आंसर, ठीक है भाई। कितना समय लगेगा, 50 log 2 लगेगा। उम्मीद करता हूँ कहानी आपको समझ आ गई है। बस एक छोटी सी बात मैंने आपको ध्यान रखने के लिए बोली है, जैसे इस वाले क्वेश्चन में,
ठीक है। एक तो ये इनिशियली अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो आपको नोट करना पड़ेगा। साथ में ये वाली कंडीशन हमेशा रहेगी, डीपी बाय डी के बराबर में पी तो आना ही आना है। अब वो पी चाहे प्रोपोर्शनल रेट के हिसाब से आए या फिर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो 2% 5% कांस्टेंट रेट के हिसाब से आए, लेकिन आएगा जरूर। ठीक है भाई, आएगा जरूर 100%। ओके नाउ अगर मैं टाइम देखूं तो ओके, तो 1 आवर तो हो ही गया है ना। लेकिन मैं एक क्वेश्चन आपको और करवा देता हूँ, ठीक है। ये पॉपुलेशन वाला टाइप फिनिश करवा देता हूँ, ठीक है। ये वाला 17 नंबर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन हम फटाफट तेजी में कर लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन देखो क्या कहता है, यूज द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल। ठीक है, ग्रोथ मॉडल यानी कि वही अपन का जो ग्रोथ मॉडल है वो वाला, ठीक है भाई। ग्रोथ मॉडल का यूज करना है टू शो डेट, प्रूफ करने के लिए द टाइम इट टेक फॉर पॉपुलेशन टू डबल, पॉपुलेशन को डबल होने में, ठीक है। पॉपुलेशन को डबल होने में कितना समय लगेगा, पॉपुलेशन को डबल होने में इतना समय लगेगा, ठीक है। log 2 डिवाइड बाई के इतना समय लगेगा, ठीक है। ये हमें को प्रूफ करके दिखाना है, तो आइए प्रूफ कर लेते हैं। और आप इस क्वेश्चन की बदतमीजी देखो, कुछ भी गिवन ही नहीं करा इसने कि भैया प्रोपोर्शनल रेट है, कांस्टेंट रेट है, क्या है, कुछ क्वेश्चन ने गिवन ही नहीं करा यहाँ पे अपने को, है ना। बदतमीजी सा क्वेश्चन। तो इसका मतलब ये है भाई, आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन आएगा, इस तरीके से सिचुएशन बनेगा, तो ये कंडीशन आपको ध्यान रखनी है कि डीपी बाई डी टी आइदर प्रोपोर्शनल और कांस्टेंट पी होता है, ठीक है। तो वो आपको यहाँ पे नोट करना पड़ेगा सबसे पहले। तो सॉल्यूशन में आप नोट करेंगे, ठीक है। सॉल्यूशन में लिखेंगे लेट कैपिटल पी बी नंबर ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है भाई। कैपिटल पी जो है वो नंबर ऑफ पॉपुलेशन है जो कहीं किसी के पर्टिकुलर टाइम पे प्रेजेंट होती है, तो नंबर ऑफ पॉपुलेशन एट एनी टाइम टी, ठीक है। किसी पर्टिकुलर टाइम पर जो पॉपुलेशन प्रेजेंट होती है माय डियर स्टूडेंट वो टी है। क्वेश्चन में कहीं पे स्टार्टिंग वैल्यू दे नहीं रखी है, तो आपको मानना पड़ेगा एंड इनिशियली, ठीक है, यानी कि स्टार्टिंग में। तो स्टार्टिंग में कितना था, स्टार्टिंग में कुल मिलाकर के P0 था, ठीक है भाई। इन स्टार्टिंग कितना था, स्टार्टिंग में P0 था। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डीपी बाय dt, ठीक है भाई। डीपी बाय dt इक्वल टू में p तो आना ही आना है। अब डीपी बाय dt p से तो इंक्रीज होगा नहीं, कोई ना कोई रेट तो होगा, तो मान लेते हैं वो वाला वैल्यू यहाँ पे k है, ठीक है। वो वाला वैल्यू यहाँ पे सिंपल सा k है। अगर आप यहाँ पे ऐसे कांस्टेंट रेट से नहीं करोगे तो इसको लिखोगे dp डिवाइडेड बाय dt जो है वो प्रोपोर्शनल है p के, ठीक है, प्रोपोर्शनल है p के। अगर वो प्रोपोर्शनल है तो प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए इक्वल टू के आएगा, यहाँ पे p आएगा, तो फिर ये आपका dp बाय dt इक्वल टू kp हो जाएगा। तो ये भी डायरेक्ट मैंने kp लिखा, ये भी डायरेक्ट मैंने kp लिखा। यहाँ पे मैंने k लिखा है अकॉर्डिंग टू कांस्टेंट रेट, यहाँ पे मैंने k नोट किया है अकॉर्डिंग टू प्रोपोर्शनल कंडीशन। तो दोनों में से जैसे मर्जी कर सकते हैं, आंसर सेम बनेगा, ठीक है भाई। आंसर हमारा सेम बनेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्रॉस मल्टीप्लाई करना है तो इट इज dp के डिनोमिनेटर में p के इक्वल टू में k इंटू में dt है। इसका भी इंटीग्रेशन, इसका भी इंटीग्रेशन, यहाँ पे log p आ गया ये, ठीक है। log p के इक्वल टू में k मल्टीप्लाई बाय t प्लस में c, ठीक है। log p का जो आंसर है वो kt प्लस में c है। पहली कंडीशन ये p0 वाली, स्टार्टिंग में p0 है माय डियर स्टूडेंट, स्टार्टिंग में p0 है। अगर स्टार्टिंग में p0 है तो आप यहाँ पे नोट कर देंगे इसको कि भाई स्टार्टिंग t0 होता है, ठीक है। स्टार्टिंग में टाइम 0 होता है, तो उस समय पे जो p का वैल्यू है वो p0 है, ठीक है। कितना नंबर ऑफ पॉपुलेशन प्रेजेंट है वो p0 है, तो आप नोट कर देंगे log p0 है ये। log p0 के इक्वल टू में k मल्टीप्लाई बाय 0 है और इसके एडिंग में c वाली सिंपल सी वैल्यू है। k इंटू 0 करेंगे 0 है, एडिंग में c है, इक्वल टू में log p0 है, ठीक है भाई। log p0 है, दोनों को एडिंग करेंगे, c का आंसर log p0 है, ठीक है भाई। c का आंसर कितना है, तो c का आंसर log p0 है। अब आगे k का वैल्यू पता करना है, ओके। यहाँ k का वैल्यू नहीं भी पता करेंगे, ठीक है। k नहीं पता करेंगे क्योंकि हमें आंसर में k चाहिए ना, ये वाला। तो के वाला आंसर पता नहीं करेंगे, के को वैसे रहने देते हैं। बस आगे हम सोल्व करते हैं कि भैया क्वेश्चन कह रहा है पॉपुलेशन को डबल करना है। आप कहेंगे सर क्या अजीब सी बातें कर रहे हो भाई, मेरे भाई मेरी बात सुनो मेरे भाई, ट्राई टू अंडरस्टैंड माय डियर स्टूडेंट, ट्राई टू अंडरस्टैंड। आंसर में के चाहिए अपने को, के का वैल्यू फाइंड करने से बेनिफिट नहीं मिलेगा, हमें के का आंसर चाहिए। यहाँ पे के बिल्कुल सेम रहेगा,
है ना, आंसर के में ही आना चाहिए। तो आंसर के में ही आना चाहिए, तो हम के फाइंड करके क्या उखाड़ लेंगे, के सेम रहने दो। ठीक है भी, के को सेम रहने दो। तो आप यहाँ पे नोट करो, पॉपुलेशन डबल हो गई। पॉपुलेशन डबल हो गई तो टाइम के आगे क्वेश्चन मार्क, टाइम वैल्यू हम पता करेंगे और ये टाइम आना चाहिए। ठीक है, log 2 बाई के हमारा आंसर आना चाहिए। तो टी के आगे क्वेश्चन मार्क है, और साथ में आप नोट करेंगे कि जो पी का वैल्यू है डबल हो गया है, 2p0 हो गया है। ठीक है भाई, टाइम के आगे क्वेश्चन मार्क है, पी का वैल्यू 2p0 हो गया है। तो आप इसको नोट करेंगे भाई, log ऑफ 2p0 है। ठीक है, log 2p0 है इक्वल टू में, ठीक है यहाँ पे वैल्यू नोट कर दी। के सेम लिखना है, टी सेम रखना है, एडिंग सी वैल्यू हमने फाइंड करी है, log p0 है, वेरी सिंपल। ये वाला जो kt है इसको यहाँ पे नोट कर देते हैं, kt इक्वल टू ये वाला आंसर आएगा ना, log 2p0। ठीक है अभी log 2p0, फिर ये वाला माइनस हो जाएगा log p0। ठीक है, दिस इज द log p0। सब्ट्रैक्शन कंसेप्ट है, डिवाइड हो जाएगा। तो log ऑफ अंडर ब्रैकेट 2p0 है, 2p0 को हम p0 से डिवाइड करेंगे, ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे k मल्टीप्लाई बाय t है। ये p0 कैंसिल, तो आंसर बन गया log 2। ठीक है भाई, कितना आंसर आ गया, log 2 आ गया, और यहाँ पे k इंटू टी है। आपको यहाँ पे डिटरमाइन करना है t का वैल्यू क्या है। ठीक है भाई, यू नीड टू फाइंड हेयर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t। तो t फाइंड करना है, तो इसे यहाँ से हटाना है। तो t का आंसर इक्वल टू में log 2 रहेगा। ठीक है भाई, log 2 रहेगा, डिनोमिनेटर में सिंपल सा k आ जाएगा। ठीक है भाई, तो t का आंसर आ गया है log 2 बाई k। ठीक है भाई, यही आपको प्रूफ करना था ना, t का वैल्यू जो है, ठीक है t का वैल्यू कितना है, log 2 बाई k है, तो वो आ गया, वेरी वेरी सिंपल। आप कहेंगे सर वहां पे बेस वैल्यू e है। यार हमने आपको कितनी बार समझाया, हाउ मेनी टाइम्स मैंने आपको एक्सप्लेन करा, चाहे इंटीग्रेशन हो चाहे डेरिवेटिव हो, लॉगरिथम का हिडन बेस e होता है ना, लॉगरिथम का हिडन बेस e होता है। तो आप चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं इसको। ठीक है, जो log 2 है, जो log 2 ही log e2 है। ठीक है, यानी कि बेस इसका e है। तो यहाँ पे ऐसे log कर दो, log पे बेस e लगा दो, फिर यहाँ पे 2 लिख दो। ठीक है, जैसे वहां पे लिखा हुआ log e2, और इसके डिनोमिनेटर में k हमने डिवाइड करा था, वो यहाँ पे आप k कर दो, ऐसे कर दो इसको। ठीक है, जैसे क्वेश्चन ने बोला है वैसे कर दो। और क्योंकि हमें प्रूफ करना था, तो लास्ट में लिखना पड़ेगा हैंस प्रूफ्ड। ठीक है भाई, लास्ट में हमें नोट करना पड़ेगा माय डियर स्टूडेंट हैंस प्रूफ। तो ये हमने आपको दो टाइप के क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए। ठीक है, पॉपुलेशन वाला क्वेश्चन और बैलून और रेन ड्रॉप वाला क्वेश्चन। टाइप 1 क्वेश्चन, टाइप 2 क्वेश्चन, टाइप 2 क्वेश्चन इज पॉपुलेशन वाला क्वेश्चन। ठीक है भाई, तो पॉपुलेशन वाले क्वेश्चन में ये वाला आपका क्या कहते हैं, प्रोपोर्शनल रेट है, ये वाला कांस्टेंट रेट है, ये वाला प्रूविंग वाला क्वेश्चन है। ठीक है, बुक में 3 क्वेश्चन दिए हैं पॉपुलेशन के, तीनों क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए। उम्मीद करता हूँ कहानी आपको समझ आई होगी। अब इसमें टाइप नंबर 3 के क्वेश्चन जो हैं, ठीक है, देखो मैंने पूरी बना रखी है ये। ठीक है, यहाँ तक मैंने करवा दिया, ये आपको मैं नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन से 8 नंबर क्वेश्चन है, ये वाला आपको अगली क्लास में करवाएंगे। टेंशन मत लेना, बेसिक से एडवांस करवाएंगे। बस आप मुझे एक बात बता दो कमेंट सेक्शन में, क्या आपको बेसिक से एडवांस पढ़ना सही लगता है। ठीक है, ऐसा तो नहीं लगता कि सर पहले ये 4 फिर 17 क्वेश्चन सीधा पागलों जैसी हरकतें कर रहे हो। 4 के बाद 5 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, 7 होना चाहिए। बताओ आप मुझे कमेंट सेक्शन बताना एक बार आप। ठीक है, आप मेरे को एक बार बताना। वैसे मेरे हिसाब से तो ये बेस्ट तरीका है कि भाई पहले एक जैसे क्वेश्चन फिनिश कर लो, फिर दूसरे टाइप के क्वेश्चन फिनिश कर लो, फिर तीसरे टाइप के क्वेश्चन फिनिश कर लो। दिस इज द बेस्ट मेथड। बाकी जैसा आप बोलोगे वैसा कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बताना, और इस वीडियो को अपने दोस्त के शेयर करना। आपसे मुलाकात करेंगे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, गुड नाइट।